नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह आप सबके सामने हाजिर हूँ। जीएस से हट करके, लेकिन जीएस का ही एक पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स को। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में डेली नहीं लेके आ रहा हूँ, करंट अफेयर्स हम वीकली ला रहे हैं। वीकली लाने का रीज़न इसीलिए है कि सबसे पहली बात तो हम जब वीकली करंट डिस्कस करेंगे तो आपका पर डे का 1 घंटा 2 घंटा नहीं जाएगा, क्वेश्चंस भी आपके बाहर नहीं जाएंगे। देखिए, मान लीजिए आपने पर डे 2 घंटा दिया, 4 पेजेस तैयार किए, ठीक है। इस तरीके से लगभग 365 दिन होते हैं। 365 दिन मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, लगभग 1800। क्या मैं मानूं 1800 पेजेस आपको याद रहेंगे? याद कुछ ही इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वीकली में जिन्हें हमें पकड़ना होता है और उन न्यूज को हमें पढ़ना होता है। तो उन्हीं न्यूज को हम लेकर के आए हैं। कुछ न्यूज़ेस होती हैं जो कि हमारे पेपर के दृष्टिकोण से, पेपर के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन पे हमें ज्यादा फोकस देना होता है, ठीक है। अब होगा ये कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये क्लास लंबी हो सकती है, क्योंकि इस करंट अफेयर्स में कुछ कॉन्सेप्ट भी होंगे जिसको समझाए बिना उस न्यूज को पढ़ना बेकार है। फिर आज तक इंडिया टीवी, एनडीटीवी की तरह ही मैं न्यूज पढ़ सकता हूं बस, ठीक है, कि आए बोले और चले गए। लेकिन फोकस क्या होना चाहिए कि आपके प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसको हम डिस्कस करेंगे, और बाकी जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं, उनको हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। उस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे और तुरंत आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। तो वीकली करंट अफेयर्स हम लेकर आएंगे। मंडे को आपको पूरे हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी वो पड़ जाएगी। संडे से लेकर सैटरडे तक की न्यूज आपको मंडे को मिल जाएगी। संडे को एक्चुअली इसलिए है, संडे को ऑफ है और संडे को हम थोड़ा कंपाइल कर लेते हैं कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, और फिर पीपीटी बनाने में काफी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए आपको वीकली जितनी करंट अफेयर्स होंगी वो इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगी। तो समय न गंवाते हुए हम चलते हैं करंट अफेयर्स पे, क्योंकि इस बार इस वीक में काफी चीजें हुई हैं जिन पर हमें डिस्कस करना है। पहली चीज है सारेक्स 2024। ये क्या है? ये एक राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, सारेक्स। अब यहां नाम आपको पकड़ना है। क्या पकड़ना है? नाम, SA और RA। तो ये जो एक्सरसाइज है ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, अर्थात समुद्री अभ्यास है, जो किस लिए होता है? जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। कहां पर हुआ है? तो ये कोच्चि में हुआ है। कौन कंडक्ट करता है इसको? तो इसको कंडक्ट करती है इंडियन कोस्ट गार्ड। बस इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां हुआ है, कौन कंडक्ट करता है, और इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है। इसमें उन लोगों की मदद की जाती है जो खतरे में है और उनको मेडिकल सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। और इसको कौन संपादित करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। और भी कहां पर है? कोच्चि तट में। बस इतना हम देखेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल समय का बिना। सारेक्स 2024 कहां पर हुई? कोच्चि में हुई। कोच्चि में, और कंडक्ट किसने की? इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट करता है। मूल उद्देश्य क्या है? SA सिक्योरिटी, और RE क्या हो गई? रेस्क्यू, यानी सिक्योरिटी और रेस्क्यू ऑपरेशन को ये क्या करती है? ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, ठीक है, सारेक्स 2024। इसके बाद ग्लोबल मैनेजमेंट स्कीम, ये एक योजना है भारत में जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसने ये पहल शुरू की है, ग्लोबल मैनेजमेंट स्कीम, ठीक है। नाम मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। हाँ, नाम बिल्कुल गड़बड़ है। इसका नाम है ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम, ठीक है। एक्चुअल नाम क्या है इसका? ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम, ठीक है। अब इस ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो भारत में कई सारे, हम जानते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल्स, कल्चरल चीजें होती हैं, फोक आर्ट होता है, ट्रेडिशनल डांस होता है, म्यूजिक होता है, इन सभी को हम देश के बाहर भी प्रसारित करना चाहते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है कि हम अपने कल्चर को इंडिया और इंडिया के बाहर भी प्रसारित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दूसरे देशों के सामने दूसरे देशों से हमारा सॉफ्ट पावर जो होता है
वो बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा हमारा कल्चर भी क्या होता है कि पूरे विश्व में प्रसारित होता है। लोग हमारे या दूसरे जो देश होते हैं, दूसरे देश के लोग हमारे कल्चर से परिचित होते हैं। तो दूसरे देशों में भारत में जो आर्टिस्ट रह रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, ग्रांट और फाइनेंशियल कह सकते हैं कि हेल्प करेंगे, ठीक है, अर्थात उनको ग्रांट देंगे और उनकी आर्थिक मदद करेंगे जो फोक आर्ट, ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक आदि से रिलेटेड होते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। तो पहली देखी सारेक्स और दूसरी देखी ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम। ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम का मकसद क्या है कि जितने हमारे फेस्टिवल्स हैं या जितने हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं उनका, जैसे कि फोक डांस हो गया, ठीक है, कोई भी चीज हो गई, और ट्रेडिशनल डांस हो गया, फोक आर्ट हो गया, इनको हम भारत के बाहर भी प्रसारित करना चाहते हैं। कैसे प्रसारित करेंगे, तो हम जो भारत के बाहर आर्टिस्ट हैं उनको ग्रांट देंगे और उनकी आर्थिक मदद करेंगे, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरगा जनजाति से संबंधित। ये कोरगा जनजाति कहां पर मिलती है, केरला में मिलती है। तो केरला सरकार ने ऑपरेशन स्माइल चलाया था। इस ऑपरेशन स्माइल के तहत जो कोरगा जनजाति थी, इस कोरगा जनजाति के लिए उन्होंने पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराई है। किसने उपलब्ध कराई है, केरला सरकार ने, ठीक है। कौन सी स्कीम चलाई थी, कोरगा जनजाति के लिए ऑपरेशन स्माइल चलाया था। ये ऑपरेशन स्माइल चलाने से क्या हुआ कि ऑपरेशन स्माइल चला करके कोरगा जनजाति के लोगों को पट्टे पर भूमि प्रदान की है, ठीक है। ऑपरेशन स्माइल के तहत कोरगा जनजातियों को पट्टे पर भूमि प्रदान करेगा केरल सरकार। कोरगा समुदाय की भाषा कौन सी है, भाषा याद रखिएगा, तुलु भाषा है, ठीक है। ट्राइबल से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि आखिरकार कहां से आया, लेकिन करंट में चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं। तो यूपीएससी या कोई भी एग्जाम होता है उससे क्वेश्चंस को निकालता है और आपसे पूछ लेता है, फिर आप सोचते हैं क्वेश्चन आया कहां से। तो एक्चुअली करंट में इन्हीं सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो कोरगा जनजातीय समुदाय ने केरल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन स्माइल चलाया और इस ऑपरेशन स्माइल के तहत पट्टे पर भूमि उपलब्ध की। किसको दी, कोरगा जनजाति को। कोरगा जनजाति है कहां की, केरला की है। इसकी भाषा क्या है, तुलु है। और ये क्या है, ये पार्शियली वल्नरेबल ट्राइबल है, ठीक है, पीवीटीजी। क्या होते हैं ये, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय जो समूह होते हैं उनको इसका दर्जा मिलता है, जिसको हम कहते हैं पार्शियली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप, ठीक है। अधिकांशतः यह तुलु भाषा बोली जा रही है और ये उनकी अपनी स्वतंत्र भाषा का प्रयोग किया करते हैं, ठीक है। कोरगा कई विदेशी कुलों और संप्रदायों में विभाजित है। कबीले को बाली के नाम से जाना जाता है। इनमें जो कबीला होता है उसको बाली के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनकी इकोनॉमी क्या है, तो ये मूल रूप से कृषक है, ठीक है, किसान है। और इनकी आजीविका बांस, बेंत, टोकरी। देखते हैं कि बांस की हमें टोकरी, बेंत और बांस की कई सारी चीजें बनती हैं। तो इनकी जो पूरी इकोनॉमी होती है, ये इकोनॉमी उसी पर निर्भर करती है। ये जादू टोने में विश्वास करते हैं। इसके अलावा ये अपने कह सकते हैं कि महामारी और अपने देवताओं को खुश करने के लिए गीत गाते हैं, डांस करते हैं। और ये जो होता है, ये परिवार मातृसत्तात्मक है, ठीक है, मातृसत्तात्मक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर भी शादी के बाद जो होता है, जो समाज होता है, उसमें जो लड़की होती है वो पिता के घर जाती है, अर्थात वहां पर पितृसत्तात्मक फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो हमने देखा कोरगा जनजातीय समुदाय केरला की है, पट्टे पर भूमि दी, ऑपरेशन स्माइल चलाकर केरला के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। इनकी भाषा क्या है, तुली है। ये पीवीटीजी का इन्हें मिला हुआ है, ठीक है, पार्शियली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का, ठीक है। अर्थात ये क्या है, ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। इनकी भाषा तुली, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और इनकी ज्यादा इकोनॉमी किस पर निर्भर करती है, तो बांस से बनी चीजों को बेच करके ये अपनी आजीविका को चलाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जो जादू भूत टोने में भी विश्वास करते हैं। और ये अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए, महामारी से निकलने के लिए ये क्या करते हैं, डांस और गीत गाते हैं। और इनका जो इनका फीचर है, मेन फीचर है, वो क्या है, मातृसत्तात्मक है। लेकिन विवाह के बाद पितृसत्तात्मक के फीचर भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कोरगा जनजातीय समूह के बारे में। अब चलते हैं अगले के लिए। अगला है एकलव्य डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्या है, एकलव्य डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। एक्चुअली हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसने क्या किया, लर्निंग प्लेटफॉर्म खोला। ये लर्निंग प्लेटफॉर्म क्यों खोला, ये देखिए यहाँ भी है, इंडियन आर्मी पोर्टल फॉर ऑनलाइन लर्निंग, वेलकम टू एकलव्य लिखा हुआ। तो यहाँ पर क्या है, एकलव्य डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म हुआ है, विकसित किया गया। किसने विकसित किया है, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो इसको भी विकसित किया है, ठीक है, भास्कर नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस, ठीक है। और इस
इस प्लेटफॉर्म को भास्कराचार्य राष्ट्रीय, अगर हिंदी में बात हो जाएगी तो क्या होगा, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान गांधीनगर के माध्यम से इसको विकसित किया गया है। ठीक है, और इसका जो प्लेटफॉर्म यूज करेगा वो आर्मी डेटा नेट, जो होस्ट होंगे वो क्या होगा, आर्मी डेटा नेटवर्क होगा। ठीक है, तो जो हमारे आर्मी है उनकी ट्रेनिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है क्या, एकलव्य डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इसके बाद रामेश्वरम पंबन ब्रिज, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली पुराना ब्रिज पहले से था। ठीक है, ये नक्शे में देखेंगे, ये तमिलनाडु कोस्ट के पास में रामेश्वरम है और ये पंबन आपका आइलैंड है। इसको लिंक करने के लिए यहाँ पर समुद्र है, एडम ब्रिज है जिसको हम लोग राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। दोनों को लिंक करने के लिए पहले 1914 में एक पंबन ब्रिज था। ठीक है, जो ये पुराना ब्रिज था। इस पुराने ब्रिज में क्या था कि ये पुराना ब्रिज ऐसा था कि ये सी लिंक में दोनों लोगों को दो जुड़े हुए थे। फिर जब इधर से कोई जहाज आता है तो ये ऐसे करके खुल जाता था और जहाज यहां से निकल जाता था। जब जहाज निकल जाता था तब फिर ये वापस डाउन हो जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे, फिर ट्रेन के आने जाने के लिए रास्ता भी बन जाती थी। लेकिन फिर कहते हैं कि समय के साथ साथ चीजें पुरानी हो जाती हैं और फिर हमें नई चीज की जरूरत होती है। फिर अब जो पुल डेवलप हो रहा है वो पुल कैसा डेवलप हो रहा है, इस टाइप का पुल डेवलप हो रहा है। ये देश का पहला कह सकते हैं वर्टिकल लिफ्ट करने वाला पुल होगा। इसमें क्या होगा कि जैसे ये खुल रहा था ये खुलेगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, जैसे लिफ्ट में हम ऊपर जाते हैं वैसे ही ये पुल जो होगा पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा और फिर नाव निकल जाएगी। जब नाव निकल जाएगी फिर ये पुल अपनी जगह पर आ जाएगा और फिर ट्रेन यहाँ से आ जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से पुराना पंबन ब्रिज देश का पहला सी ब्रिज था जिसे 24 फरवरी 1914 को खोल दिया गया था। इसको बनाने में 20 लाख रुपए लगे थे। नए पुल को बनाने में 550 करोड़ रुपए व्यय हो रहा है। समय के साथ किसी भी चीज का कीमत बढ़ती जाती है और रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। इसको कौन बना रहा है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, रामेश्वरम में पंबन ब्रिज। अगले पर आते, वाधवन पोर्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वाधवन पोर्ट कहां पर है, तो यहां पर है, मुंबई में है। यहां पर है आपका क्या है, यहां पर है वाधवन पोर्ट। ठीक है, वाधवन पोर्ट बन जाने से होगा क्या कि जो हमारी अभी कह सकते हैं, पहली बात तो ये वाधवन पोर्ट जो है ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। अच्छा सर, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, मास्टर ये भी बता दे कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। तो देखो, एक होता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट और एक होता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री रन कर रही थी, इसको हमने और प्रसारित किया। ठीक है, इसको हमने और बढ़ाया, इसमें कुछ चीजें और हमने जोड़ दी, तो ये जो बन रहा है, ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे काम करेगा, जो पहले से है उसको और विस्तृत कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट रन कर रहा है। और जीरो से जब हम किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो किस पे काम कर रहे होते हैं, हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो वाधवन पोर्ट जो होगा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, तो पहली चीज तो वाधवन पोर्ट बनने से हमारी जो कंटेनर कैपेसिटी है ये बढ़ जाएगी। अच्छा, कंटेनर कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगी, कंटेनर कैपेसिटी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम जानते हैं इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हो रहा है उसके लिए भी ये बहुत मददगार साबित होगा। यहीं से हमारा क्या है, मुंबई से ही तो बन रहा है इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ट्रेड होते हैं उनके लिए भी ये हब के रूप में प्रयोग हो सकता है। अभी वर्तमान में कितने पोर्ट हैं, 13 है। ठीक है, कितने पोर्ट हैं, 13 है। ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसको कहां पर तैयार किया जा रहा है, महाराष्ट्र में तैयार किया जा रहा है। और ये कब तक बनकर तैयार होगा, 2034 में बनकर तैयार होगा। और जब ये बन जाएगा तो दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में इसका नाम शुमार होगा, जिससे भारत की कंटेनर कैपेसिटी में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इससे इंडिया की कंटेनर कैपेसिटी लगभग कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। और इसको बनाने में लगभग 76,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अब ये बन कैसे रहा है, तो ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, किसके बीच में, वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के बीच में ये क्या है, जॉइंट वेंचर है। और भारत में अभी कितने मैरीटाइम बोर्ड हैं, तो कुल 13 मैरीटाइम बोर्ड है। अब आपका क्वेश्चन है, मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। भारत के जितने 13 मैरीटाइम बोर्ड हैं, इन मैरीटाइम बोर्ड को आपको देखना है,
एक प्लेन नक्शा लेना है और उस पर मार्क करना है किसको, भारत के जितने भी 13 मैरीटाइम पोर्ट हैं। अगले पर आते हैं, ब्रेन रोड वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2024 बाय ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड ने यहां पर जो ब्रेन रोड है, ब्रेन रोड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ब्रेन रोड का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दिमाग का सड़ जाना, दिमाग का सड़ जाना। आजकल हम लोग जानते हैं कि कितना ज्यादा हम लोग फोन में बिजी रहते हैं, कुछ भी होता है, अच्छा ठीक है, मतलब एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं और चारों लोग फोन यूज कर रहे हैं, तो होता क्या है कि इससे हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है इसमें कमी आती जाती है। उससे क्या होता है, इसका अर्थ होता है दिमाग का सड़ जाना, अर्थात हम जितना सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी में क्या आ रही है, कमी आ रही है और वो हमारे दिमाग को सड़ा रही है। इसीलिए ब्रेन रॉट को क्या कहा उन्होंने, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। किसने घोषित किया? ऑक्सफोर्ड ने। ठीक है, ये कोई नया शब्द नहीं है बल्कि 1824 में हेनरी डेविड ने इसका प्रयोग किया था। क्या है? ब्रेन रॉट। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है। हमने देखा है क्या, सारेक्स, सारेक्स में ऐसे क्या है, सिक्योरिटी, आर्य क्या है, रेस्क्यू, सिक्योरिटी एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था, किसका था, भारत का मैरीटाइम एक्सरसाइज थी। ठीक है, और जो कहां पर हुई थी, कोची में हुई थी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको कंडक्ट किया था। उसके बाद हमने क्या देखा, ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम को देखा। ये भारत के जितने फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल होते हैं जैसे फोक आर्ट, फोक ट्रेडिशन, इनको भारत के बाहर प्रसारित करेगी। कैसे प्रसारित करेंगे, करेंगे कैसे, तो जो भारत के आर्टिस्ट है जो भारत के बाहर रहते हैं उनको ग्रांट और हम क्या करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमने कोरबा जनजाति समुदाय को देखा। केरला की जनजाति है तो केरला के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन स्माइल चलाया और उसके तहत कोरबा जनजाति को पट्टे पर भूमि प्रदान की है। कोरबा जनजाति के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की हमने बात की थी कि कोरबा जनजाति क्या है कि तुलु भाषा का प्रयोग करती है, ये पीवीटीजी ग्रुप में आती है। इसके अलावा ये क्या है कि कृषक समुदाय है और बांस और बेत ये सब चीजें बना करके ये अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। इसके बाद क्या देखा हमने कि जो हमारे ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए, आर्मी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए एकलव्य डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसको बनाए कितने हैं, विशाख एन ने इसका निर्माण कराया है। रामेश्वरम पंबन ब्रिज को देखा कि किस प्रकार से ये देश का पहला वर्टिकल पुल है। ठीक है, देश का पहला वर्टिकल पुल बनकर के तैयार हो रहा है जिसका नाम क्या है, रामेश्वरम पंबन ब्रिज 2.0। रामेश्वरम पंबन ब्रिज की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखेगा। इसके बाद हमने वाधवन पोर्ट देखा, भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, कैसे हमारी कंटेनर कैपेसिटी दोगुनी हो जाएगी, महाराष्ट्र में बन रहा है, और कैसे इसका लिंकेज होगा इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर से। ब्रेन रोड के बारे में देखा जिसको ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। और ज्यादा सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करने से, दिमाग के सड़ जाने से संबंध जोड़ करके उन्होंने बताया है कि ज्यादा इनका प्रयोग करने से हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी में कमी आ रही है, इसीलिए उन्होंने ब्रेन रोड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगला इंपॉर्टेंट, रामप्पा टेम्पल, इसका लोकेशन आप देखेंगे, पढ़ा रहा हूं तो कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2021 में, ये तो 21 की बात हो गई, 2021 में 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा मिला था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसको डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, लोन मिलेगा, इसको लोन प्रोवाइड करा जा रहा है रामप्पा टेम्पल को। ठीक है, रामप्पा टेम्पल कहां पर है, तो रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में है। और रामप्पा टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जिसका नाम, आर्किटेक्चर जिसने इसको डिजाइन किया था रामप्पा जी ने, उनके नाम पर इस टेम्पल का नाम रखा गया, ना कि किसी राजा के नाम पर। ठीक है, तो हम सबका सम्मान करते हैं, हमारी संस्कृति सबका सम्मान करती है। ये रामप्पा टेम्पल हम आती है। रामप्पा टेम्पल मूलतः भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसमें विष्णु जी की भी हमें क्या मिलती है, विष्णु जी का ही मंदिर मिलता है। ये भगवान शिव को समर्पित है रामप्पा टेम्पल, और जिसे हम रुद्रेश्वर भगवान कहते हैं, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। और ये कहां पर स्थित है, ये तेलंगाना में स्थित है। गवर्नमेंट अप्रूव लोन अंडर द स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट यूनियन टेरिटरीज फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी। रामप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर भगवान शिव के मंदिर के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत में कहां पर है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था, 2021 में। नंबर कौन सा है, 39। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण कब हुआ था? 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में काल में इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1213 ईस्वी में हुआ था। काकतीय वंश के शासक गणपति देव ने इसका निर्माण किया था। कब निर्माण हुआ था? 1213 में काकतीय वंश के शासक गणपति काकदेव ने इसका क्या किया था? निर्माण कराया था। और ये समर्पित किसको है? भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव, महादेव को समर्पित है ये। इसके अलावा हमने इसके बारे में क्या देखा कि ये कहां पर स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। और इसका नाम किसके, इसके जो आर्किटेक्चर थे जिसने बनाया था, रमप्पा जी के नाम पर भी बन। और इस मंदिर की एक और विशेषता है, ये जो मंदिर है, ये मंदिर इस हिसाब से बना है कि ये बड़े से बड़े भूकंप को सह सकता है। यहां तक कि तेलंगाना में एक बार 7.7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, लेकिन ये मंदिर टस से मस नहीं हुआ था। और उस समय, आज के समय में बनी हुई भूमियां भी क्या हुई थी? डगमगा गई थी। ठीक है, तो रमप्पा टेम्पल को हमने देखा। इसके बाद सिनबैक्स एक्सरसाइज है। ठीक है, सिनबैक्स में अब यहां भी आपको पकड़ना है एक्सरसाइज में। सी से पकड़िएगा कंबोडिया को, और आई से पकड़िएगा इंडिया को। अर्थात ये किसकी एक्सरसाइज है? ये इंडिया और कंबोडियन आर्मी की ज्वाइंट एक्सरसाइज है। कहां पर हुई थी? ये ट्राइडिंग नोट पुणे में इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय हथियारों उपकरणों का प्रदर्शन होगा इसमें, जिससे रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता आएगी और स्वदेशी क्षमता को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। कुल मिला के ये कहां पर हुई थी? तो पुणे में हुई थी। और किसके किसके बीच में हुई थी सिनबैक्स? तो कंबोडिया और इंडिया की ज्वाइंट एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? ज्वाइंट एक्सरसाइज है सिनबैक्स 2024। इसके बाद डिजिटल फार्मर आईडी, केंद्र सरकार ने एक्चुअली क्या कहा है? डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश के हर किसान की डिजिटल पहचान पत्र बनाने के लिए डिजिटल फार्मर आईडी बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने स्टेट को निर्देश दिए हैं कि वो कैंप लगवाए और डिजिटल फार्मर आईडी बनवाए। इसके लिए शायद कुछ रुपए भी आवंटित किए हैं कि एक आईडी बनाने पर 10 रुपए या 7 रुपए, ऐसे कुछ रुपए स्टेट को प्रदान करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे होगा क्या कि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कितनी फसल हुई है, कितने एरिया में कौन सी फसल हुई है, क्या क्या चीजें हैं, कितना एरिया है, ठीक है, उस किसान के पास कितने बीघा जमीन है, उसके पास या फिर कितनी जमीन है, वो सारा आंकड़ा उसकी फार्मर आईडी में फीड हो जाएगा, जिससे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सारे काम, और उसको अलग से सहायता देना और उसको लोन भी अप्रूव कराना कि उसकी फसल पर कितना लोन जाएगा, ये सारी चीजें बहुत जल्दी हो सकेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? डिजिटल फार्मर आईडी को लॉन्च किया है। एक बार पढ़ते हैं। सरकार का लक्ष्य है 11 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान पत्र बनाना। इस एक कार्ड से किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बिक्री जैसे काम हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने किसान पहचान पत्र बनाने के काम में तेजी लाने के लिए राज्यों को निर्देश दिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 28 नवंबर को राज्यों को पत्र भेजकर किसान पहचान पत्र बनाने को शीघ्र आयोजित करने का आदेश दिया है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6 करोड़, 2025-26 में 3 करोड़ और 2026-27 में 2 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 6, 3, 9 और 2, 11 करोड़। 24-25 में कितना है? 6 करोड़, 25-26 में 3 करोड़ और फिर 2 करोड़। किसान पहचान पत्र एक आधार लिंक डिजिटल पहचान पत्र होगा, जिसमें क्या क्या होगा? भूमि का रिकॉर्ड इसमें जोड़ा जाएगा और इसमें किसानों का जो पर्सनल डाटा होगा, व्यक्तिगत विवरण होगा और उनकी बोई गई फसल, भूमि स्वामित्व, ये सारी जानकारियां उसमें फीड होंगी। इस कार्ड में किसान की जमीन, उसके पास कितने जानवर हैं, पशुपालन वो किस प्रकार का कर रहा है, उसके द्वारा जो फसल बोई गई है, उन सभी की जानकारी इसमें फीड की जाएगी, जिससे एमएसपी मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजना के लिए आवेदन करते समय सत्यापन करने में शीघ्रता आएगी। इसके लिए डिजिटल फार्मर आईडी का निर्माण किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा।
इसके बाद प्रगति स्कीम। ऑक्सफोर्ड स्टडी ने प्रगति स्कीम की क्या की है, तारीफ की है। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। कुछ खास नहीं है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस जितनी चीजें बता रहा हूं उन पे आप गौर करिएगा कि 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका फुल फॉर्म प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है। इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों साथ मिल करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोग्राम चल रहे होते हैं, इन प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करते हैं। ये मॉनिटरिंग सेंट्रल लेवल पे होती है, और चूंकि दोनों साथ में मिलकर के मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, तो लैंड एक्विजिशन या और कोई समस्या आती है संबंधित स्टेट में, तो वो सीधे सेंट्रल स्टेट से बात करके उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है वो जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिए पूरा करने का प्रयास करती है। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ड्रोन आदि के द्वारा उस पूरे प्रोजेक्ट का क्या करते हैं, ब्यौरा ले लेते हैं, जिससे टाइमली क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है वो टाइमली पूरा होता है। इसीलिए ऑक्सफोर्ड स्टडी ने प्रगति स्कीम की तारीफ की है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत का प्रगति स्कीम भारत में फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रहा है। इंडिया में प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं और प्रॉपर मॉनिटरिंग इसकी भी हो रही है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके नाम पर हम बात कर ही चुके हैं। प्रगति ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से रियल टाइम में मॉनिटर करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से तेजी लागू करने में मदद की है। देश की 340 परियोजनाओं में से कई परियोजनाएं जो 3 से 20 साल तक विलंबित थी, जिन्हें अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तेजी से पूरा किया गया है। ठीक है, तो जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है और वो जल्दी से जल्दी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। उनके जो प्रगति स्कीम आई थी 2015 में, उसकी ऑक्सफोर्ड स्टडी ने क्या किया है, तारीफ की है। ठीक है, आगे आते हैं। अजमेर शरीफ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस पे बात करने से पहले थोड़ा पानी पी लूं, क्योंकि इस पे बात काफी देर तक हुई। एक्चुअली एक एक्ट है, उसका भी हम लगे हाथ इसमें बात कर लेते हैं। और वो एक्ट कौन सा है, तो उसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस पूरी खबर को हम आराम से समझेंगे, क्योंकि इस पे काफी आर्टिकल्स आए थे पूरे वीक। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है क्या? एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, और स्वतंत्र होने के साथ कई जगह पर मस्जिद, मैंने बताया था मल्टी एथनिक ग्रुप है हमारे भारत में, अनेकता में एकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी लोग एक साथ रहते हैं, और साथ में रहने के साथ साथ हमारे प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि राज्य जो होगा वो सभी के धर्म को संरक्षण प्रदान करेगा। इसके तहत हुआ ये कि जब 1991 में बाबरी मस्जिद और बनारस में जो काशी विश्वनाथ के पास ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी को लेकर के, और मथुरा में जो मस्जिद थी उसको लेकर के विवाद चल रहे थे, तो तात्कालिक सरकार ने क्या किया था कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर के आती है। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या लिखा हुआ था? इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक चीज लिखी हुई थी कि 15 अगस्त 1947 ये डेट लिखी हुई थी। इस डेट को क्यों लिखी हुई थी कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 के समय जो मस्जिद जहां पर है, जो मंदिर जहां पर है, जो गिरजाघर जहां पर है, या कह सकते हैं कोई भी रिलीजियन इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी रिलीजियस चीज जो जहां पर है वो वैसी ही बरकरार रहेगी। उसके इतिहास को लेकर के, चीजों को लेकर के उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं किया जाएगा। अर्थात 26 जनवरी 1947 को जो
इंस्टीट्यूट जो रिलीजियस प्लेस जहां पर थी वो वैसी की वैसी बरकरार रहेगी। ठीक, उसके बाद लेकिन इसमें सेक्शन 5 क्या कह रहा था कि इसमें बाबरी मस्जिद को राम मंदिर को लेकर के उन्होंने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। ठीक है, एक्सेप्शन प्रदान किया था बाबरी मस्जिद को और राम मंदिर को लेकर के। फिर उसके बाद होता क्या है कि राम मंदिर को लेकर के निर्णय आता है और फिर उसके बाद ज्ञानवापी पर निर्णय आता है और ज्ञानवापी पर सर्वे की बात आती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है। अब जब एक बार चंद्रचूड़ ही ये थे मुख्य न्यायाधीश, उन्हीं की उसमें हुआ था जब बाबरी मस्जिद का निर्णय आया था। तो जब एक बार आप स्टार्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये शुरुआत कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट को उस वर्डिक्ट का हालिया मिला और फिर अलग अलग स्टेट कोर्ट ने, हाई कोर्ट जो होती हैं, उन्होंने निर्णय दिया कि अगर कहीं पर कोई विवाद आता है तो उसको आप क्या करिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा उसका सर्वे करवाइए कि वहां पर वास्तव में क्या था, मंदिर था कि नहीं था। आप यहीं से ये विवाद उत्पन्न होता है किसका, संबल का। ठीक है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी बहुत सारे आवेदन हो रहे हैं कि यहाँ पर जो 15 अगस्त 1947 की डेट है इसको चेंज किया जाए और ये डेट चेंज करके 1192 की जाए। क्यों? क्योंकि इसी समय हमारे यहाँ पर क्या होता है कि मुस्लिम इन्वेजन होता है, जिससे कि क्या होता है, कई सारे मंदिर तोड़े जाने का क्रम स्टार्ट होता है। इसीलिए लोग कई सारे पीआईआर डाल रहे हैं कि इसमें जो 15 अगस्त 1947 की डेट है उसको चेंज करके 1192 किया जाए। अब कई लोग अजमेर शरीफ को लेकर के प्रश्न चिन्ह के उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ, और केवल अजमेर शरीफ नहीं, अजमेर शरीफ के पास में अढ़ाई दिन का झोपड़ा है जो कि एक जैन मंदिर होने का प्रमाण है। तो लोग कह रहे हैं कि वो वास्तव में जैन मंदिर है। तो यहाँ पर केवल हिंदू ही नहीं है, जैन, ईसाई, सिख, कई सारे लोग इसमें जुड़ गए हैं और वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के पीआईएल दायर कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस रही है वो अजमेर शरीफ रही है, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है, और शाही जामा मस्जिद जो कहां पर, संभल में है। अब आपको क्या करना है, मैं अजमेर शरीफ को लेकर के बात करूंगा और संभल की जो शाही जामा मस्जिद है इसको लेकर के आप सर्च करेंगे और उसके बारे में आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बात कर लेते हैं। अजमेर दरगाह, ठीक है, अजमेर शरीफ का निर्माण इल्तुतमिश ने प्रारंभ करवाया था और हुमायूं के काल में इसका निर्माण पूरा हुआ था। अजमेर शरीफ का मुख्य द्वार निजाम गेट कहलाता है। ठीक है, और निजाम मीर उस्मान अली खान ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा इसे खड़ा किया गया। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती जी का जन्म वर्ष 1141 से 42 में ईरान में हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है किसकी, अजमेर शरीफ की। और यहाँ पर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको संभल की जो शाही मस्जिद है उसकी लोकेशन देखनी है और उस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी तैयार करने हैं। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट न्यूज आती है कि एमपी में 2 नए टाइगर रिजर्व, एक्चुअली 2 नहीं, एक ही टाइगर रिजर्व है, जिस मतलब दो नेशनल पार्क है जिनको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, लेकिन इसको मिल चुका है और इसको अभी तक मिला नहीं है, लेकिन जल्द ही इसको भी मिल जाएगा। तो आप दोनों याद कर सकते हैं, कह सकते हैं कि 2 टाइगर रिजर्व और घोषित हो गए हैं, जिससे एमपी अकेले, एमपी में कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, 9, और इंडिया में कितने हो चुके हैं, 58। तो कौन कौन से हैं, एक है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भारत का 57 टाइगर रिजर्व होगा और एमपी का 8 टाइगर रिजर्व होगा, और दूसरा है माधव नेशनल पार्क जो भारत का 58 टाइगर रिजर्व होगा और एमपी का 9 टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, ये माधव नेशनल पार्क वही नेशनल पार्क है जहां पर एक बाघ ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस थी न्यूज। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर को लेकर के। ये एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर किसके बीच में हुई थी, 13th एडिशन था। ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई थी। इंडियन आर्मी, इंडिया और सिंगापुर आर्म फोर्स के बीच में हुई थी। कहां पर हुई थी, महाराष्ट्र में। नाम क्या है, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। ठीक है, चलते हैं आगे।
इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि कहां पर हुई है, किसके बीच में हुई है, ठीक है, और आर्म फोर्स थी कि नेवी फोर्स थी, इतना। इसके बाद यूएस ने 1.7 बिलियन डॉलर की, ये आईआर से भी रिलेट कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 से, और साथ में करंट में भी तो जाएगा ही जाएगा। तो हुआ ये है कि हमारी यूएस से 1.7 बिलियन डॉलर की डील मंजूरी दी है, जिसमें हम MH-60R हेलीकॉप्टर के पार्ट्स खरीदेंगे। एक्चुअली MH-60R हेलीकॉप्टर की डील हमारी पहले हो चुकी है, जिसमें हमारी 24 हेलीकॉप्टर की डील हुई थी, जिसमें से 9 हेलीकॉप्टर हमको प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन समय के साथ हमें क्या होता है कि इसको और भी ज्यादा अपग्रेड करना होता है। तो अपग्रेड करने के लिए हमने क्या किया, इसको, इस हेलीकॉप्टर को और अपग्रेड करने के लिए हमने इसके पार्ट्स के लिए यूएस के साथ डील की है 1.7 बिलियन डॉलर की। और ये कैसा हेलीकॉप्टर है, तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये एक मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है, एडवांस मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है। देखिए पीछे समुद्री बना हुआ है, और ये जो मरीन होती है, मरीन को भी, जो सबमरीन होती हैं, सबमरीन को भी क्या करता है, ढूंढ करके उसको समाप्त करने की क्षमता रखता है। तो चाइना जैसे अपना काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट न्यूक्लियर सबमरीन और सबमरीन में बहुत ज्यादा कर रही है, तो इंडिया के लिए इस तरीके की हेलीकॉप्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, जो कल को डिटेक्ट कर सकती हैं कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें चाइना हो रही है, और उनकी सबमरीन के काउंटर में इस तरीके की हथियार भी हमारे पास होने चाहिए। तो भारत ने यूएसए से 2020 में 24 हेलीकॉप्टरों को डील की थी, जिसमें से 9 भारत में आ चुके हैं। अब इसको अपग्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इक्विपमेंट्स लगवाएंगे। MH-60R जो है वो मोस्ट एडवांस मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है यूएस आर्मी का, जो एंटी सबमरीन और एंटी सर्विस वॉरफेयर के लिए यूज होता है। ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, और इंडिया के लिए चाइनीज सबमरीन के अगेंस्ट में भी ये बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। कौन सा हेलीकॉप्टर, MH-60R हेलीकॉप्टर। इसके पार्ट्स के लिए भारत ने यूएस के साथ 1.7 बिलियन डॉलर की डील की है। चलते हैं आगे। अब 26 मेंबर का एक पैनल गठित हुआ है, जो बेस ईयर, जिसको हम जानते हैं पुराना बेस ईयर 2011-12 था। बेस ईयर क्या होता है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, उस वर्ष के मूल्य को हम आधार बनाते हैं, और उस मूल्य की तुलना करके वर्तमान में इन्फ्लेशन आदि का CPI, WPI आदि को निकालते हैं उस बेस ईयर का यूज करके। तो पैनल ने क्या किया है, अब नया पैनल बना है, और बेस ईयर को चेंज करके क्या हो रहा है, 2022-23, ठीक है। 26 मेंबर हाई लेवल पैनल थी, जो जिसके चेयरपर्सन कौन है, विश्वनाथ होल्डर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कह सकते हैं 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। क्या नाम है इसका, क्या नाम है इनका, विश्वनाथ गोल्डर, ठीक है। रिवाइज किया इंडिया जीडीपी बेस ईयर को, जो पुरानी 2011-12 थी उसको रिवाइज करके क्या कर दिया 2022-23। किसके अंडर में हुई है, अंडर मिनिस्ट्री स्टेट फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो पुराना बेस ईयर 2011-12, नया बेस ईयर बनाया गया 2022-23, ठीक है। बनाने के लिए 26 मेंबर की कमेटी गठित हुई। ये जो 26 मेंबर की कमेटी थी, इसके कौन थे, तो विश्वनाथ गोल्डर इसके क्या थे, चेयरमैन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, चलते हैं आगे। एक्सरसाइज हारीमऊ, ठीक है, एक्सरसाइज हारीमऊ, ठीक है। अब ये हारीमऊ में किसको पकड़ना है आपको, आई से हो गई इंडिया और एम से हो गई मलेशिया, अर्थात इंडिया और मलेशिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कहां पर हुई थी, मलेशिया में। कहां पर, पेट्रॉक पैंग में, पहान डिस्ट्रिक्ट के मलेशिया में इसको कंडक्ट किया गया था, और ये 4th एडिशन है, ठीक है। इंडिया और मलेशिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन सी, हारीमऊ एक्सरसाइज, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोबा 3 मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए बहुत गौरव की बात है ये मिशन। क्यों गौरव की बात है, क्योंकि वास्तव में ये प्रोबा मिशन थी, हमारा नहीं है, ठीक है। इसमें जो सैटेलाइट यूज हुए हैं, ये यूरोप की कई सारी कंट्रीज के सैटेलाइट हैं, जैसे यहाँ पर नाम दिया हुआ है। ये एक्चुअली इटली, स्पेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड जैसे देशों ने इसमें योगदान दिया है, और इनके योगदान से प्रोबा 3 मिशन के ये सैटेलाइट तैयार हुए हैं। ये सैटेलाइट काम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि सन होता है, सन
ठीक है, बीच में कोरोना होता है और इसके चारों तरफ की जो लेयर होती है उस लेयर की स्टडी के लिए ये प्रोबा 3 स्पेसक्राफ्ट जा रहा है। अच्छा, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि होता यह है कि इसमें जो बाहर की लेयर होती है उसका टेम्परेचर उतना नहीं होता, जबकि बाहर क्रोमा की जो लेयर होती है उसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, 10⁻6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है 10⁻4 से, यानी बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो कोरोना सन की जो आउटर लेयर होती है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पोलैंड जैसे देशों ने, इटली, स्पेन जैसे देशों ने इस प्रोबा 3 स्पेसक्राफ्ट को तैयार किया है। और इस स्पेसक्राफ्ट को भेजने का काम कौन कर रहा है? वो भारत कर रहा है। भारत का PSLV C-59 रॉकेट कर रहा है, जिससे इसको लॉन्च किया जाएगा। किसको? प्रोबा 3 मिशन को। तो यहाँ पर 2 सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं और ये 2 सैटेलाइट एक्चुअली क्या करेंगे, क्योंकि आउटर लेयर की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जिसको हम कोरोना कहते हैं, कोरोना के बारे में जानकारी को जानने के लिए जो सन का होता है उसके लिए हमको सूर्य ग्रहण कराना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमने 2 सैटेलाइट भेजे हैं। ये 2 सैटेलाइट क्या करेंगे, इनमें बीच में लगभग 150 मीटर का गैप होगा और एक जो होगा वो सूरज के सामने आ जाएगा, जिससे पार्शियली रूप से सूरज ढक जाएगा, यानी हम कृत्रिम रूप से सूर्य ग्रहण कराएंगे और सूर्य के चारों तरफ जो कोरोना होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में विशेष जानकारी को प्राप्त करेंगे। ये है हमारा प्रोबा 3 मिशन। प्रोबा 3 मिशन को PSLV C-59 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। ये रॉकेट अपने साथ 2 उपग्रहों को लेकर गया और एक दूसरे से तालमेल बैठाने के साथ सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो उसकी आउटर लेयर होती है। प्रोबा 3 मिशन के तहत यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ठीक है, USA ने अपने 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष भेज रही है, जिसमें उसका नाम क्या है? एक का नाम है, नाम यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा, ठीक है, जैसे योगदान किया है। ये 2 सैटेलाइट एक साथ जाएंगे और धरती की कक्षा में पहुंचने के बाद अलग अलग होकर के एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखेंगे और सूर्य के रहस्य को सुलझाने का काम करेंगे। इनका पहला काम सूरज की आउटर कोरोना के बारे में जानकारी जुटाना है। इसके लिए वे कई तरह के उपकरणों से लैस हैं। कैसे करेंगे? चंद्रग्रहण को करा करके करेंगे। तो ये है प्रोबा 3 मिशन, जिसमें इंडिया PSLV C-59 रॉकेट का यूज करके इसको लॉन्च कर रहा है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। और इसमें इटली, स्पेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड जैसे देशों ने मिल करके इस स्पेसक्राफ्ट को तैयार किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज अप्रूव्ड 5 कैपिटल एक्विजिशन। तो इसमें कुल मिलाकर के ये जानना है कि जो डिफेंस एक्विजिशन जो आपकी काउंसिल है उसने 5 एक्विजिशन प्रपोजल को मंजूरी प्रदान की है, जिनकी कीमत 21,772 करोड़ रुपए है। और वो कौन कौन से हैं? मेनली वो न्यू वाटर जेट अटैक क्राफ्ट हैं, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। ठीक है, इतना है। इसको एक बार देख लीजिएगा, उस हिसाब से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, उसके बाद देख लीजिएगा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है। ठीक है, इसका एस्टैब्लिश 2001 में हुआ था, 1999 की कारगिल वॉर के बाद में। ठीक, आगे चलते हैं। फाइनेंस कमीशन, इनको आप जान रहे हैं कौन है? MK स्टालिन, तमिलनाडु के CM। ठीक है, तमिलनाडु के CM ने यह आर्टिकल लिखा था द हिंदू में, तो मुझे लगा था कि इस पे हमें बात करनी चाहिए। हमें पता है कि तमिलनाडु में पॉपुलेशन बहुत तेजी से घट रही है। ये पॉपुलेशन घटने से क्या होता है कि ग्रांट इनको कम मिल रही है। ठीक है, इसके लिए MK स्टालिन कई सारे प्रयास भी कर रहे हैं, कई सारी योजनाएं भी चालू कर रहे हैं। ठीक है, जिसको आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इन्होंने क्या किया है कि तमिलनाडु की पॉपुलेशन बढ़ाने का प्रयास किया है। तो उसी पर ये कहते हैं, फाइनेंस कमीशन के बारे में बोलते हैं कि फाइनेंस कमीशन एक्चुअली इन ऑपरेट तरीके से सही ढंग से क्या करती है, वित्त का बंटवारा नहीं करती है, जिससे ऐसे राज्यों को दिक्कत होती है जो राज्य अच्छा काम कर रहे होते हैं। भाई पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं, ग्रांट टैक्स ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद भी सेंटर से इनको मदद कम मिलती है और ये अपना डेवलपमेंट अच्छे से नहीं कर पाते।
तो ये पूरे आर्टिकल में बातें कही गई हैं ओवरऑल, और इस आर्टिकल को मैं इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि हम थोड़ा सा फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कस कर पाए। ठीक है, फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन इस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 16 फाइनेंस कमीशन डॉक्टर अरविंद पगड़िया जिसके चेयरमैन है, और फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 में आर्टिकल 280 में कहा गया है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, हम जानते हैं कि टैक्स जो होता है ओवरऑल सेंट्रल के पास जाता है। ठीक है, स्टेट कलेक्ट करती है, और फिर सेंट्रल क्या होता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है स्टेट को। किस तरीके से करेगा, किसको कितना करना चाहिए, ये कौन बताएगा? फाइनेंस कमीशन। लेकिन जो सेंट्रल है वो फाइनेंस कमीशन के बताए हुए चीजों को मानने के लिए बाउंड नहीं है। ठीक है, तो 280 में इसके बारे में कहा गया है केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा सही से हो पाए, इसके लिए फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, वित्त आयोग का गठन होता है। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पंगड़िया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशन देती है कि आप स्टेट को किन किन क्लॉजेस में क्या करिए? वित्त का बंटवारा करिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड नहीं है कि वो फाइनेंस कमीशन के दिए हुए सजेशन को माने। स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एक चेयरपर्सन होता है और 4 क्या होते हैं? इसके मेंबर होते हैं। टेन्योर क्या होता है? 5 ईयर इसका क्या होता है? टेन्योर होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे सेंट्रल में होता है फाइनेंस कमीशन, ऐसे राज्य वित्त आयोग भी होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन में आर्टिकल 243 में कहा गया है स्टेट फाइनेंस कमीशन में कौन नियुक्त करता है? तो गवर्नर नियुक्त करता है 5 साल के लिए। उसका काम क्या होता है? उसका काम क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत होती है, नगर पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, इनके बीच में वित्त का बंटवारा कौन करता है? वो राज्य वित्त आयोग करता है। ठीक है, इस बार हम देखते हैं कि एक्चुअली होता यह है कि जब टैक्स का बंटवारा होता है तो ये 2 तरीके से होता है। एक वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक सर्टेन प्रोपोर्शन जो होता है वो दे दिया जाता है किसको? स्टेट्स को, एक निश्चित दे दिया जाता है। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। सारा विवाद इस पे है। स्टालिन जी ने जितना लिखा है वो इसी पर लिखा है। क्या लिखा है कि वेरियस स्टेट्स को ये प्रदान किया जाता है और इसको कई सारे स्तर के आधार पर प्रदान किया जाता है। जैसे उस राज्य में पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है, उस राज्य ने कैसा परफॉर्म किया है, अलग अलग चीजों पर लेकर के फिर उसके बाद क्या होता है कि जो अमाउंट होता है वो स्टेट को प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो यही पर विवाद है कि जो ज्यादा अच्छा काम करता है उसके बाद भी कम आप उसको दे रहे हैं, जो चीजें क्या है गलत है। इसी पे स्टालिन क्या करते हैं, पूरा का पूरा अपना एडिटोरियल लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? केसी नेगी। और वर्तमान के कौन है? एनके सिंह। और इसके बाद कौन बनेंगे? अरविंद पंगड़िया। ठीक है, और सेकंड फाइनेंस कमीशन के कौन थे? के संथानम थे। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 243 के तहत आता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के बीच में वित्त का बंटवारा करना है। ठीक है, रेपो रेट अनचेंज्ड। ठीक है, गवर्नमेंट में आरबीआई ने अभी निकाला है कि वो रेपो रेट को उतना ही बरकरार रख रही है पिछले 11 वर्षों से। अभी भी रेपो रेट कितना है? 6.5%। लेकिन सीआरआर को 0.5% कम करके वर्तमान में सीआरआर का रेट क्या कर दिया है? 4%। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको पढ़ के चला जाऊं, अगली स्लाइड पे आ जाऊं तो बेकार। जब तक आपको यही नहीं समझ में आएगा कि आखिरकार सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है और रेपो रेट क्या है, तब तक ये आपके लिए केवल पूरा कागज है। ठीक है,
इसके लिए पहले हम समझते हैं कि क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है CRR और क्या होता है SLR। मिल जाता तो मजा आ जाती। ये पन्ना दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट की। ये रेपो रेट क्या है, ठीक है। हम डालते हैं RBI, एक तरफ हम रखते हैं RBI को, एक तरफ हम रखते हैं कॉमर्शियल बैंक को, जैसे HDFC, SBI, सारी कॉमर्शियल बैंक, सारी जितनी बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हो गई, नेशनलाइज बैंक हुई, सारी बैंक को हम मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि ये काम कैसे करती हैं, ये काम ऐसे करती हैं, कंज्यूमर से डिमांड को डिपॉजिट करवाती हैं, FD में पैसे को जमा करवाती हैं, ठीक है। अर्थात डिमांड डिपॉजिट करता है या फिक्स डिपॉजिट करता है कंज्यूमर, दो ही प्रकार के डिपॉजिट करता है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जैसे कि आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा जमा करते हो, जिसको जब भी चाहे आप निकाल सकते हैं, वो आपके डिमांड डिपॉजिट, और कुछ समय के लॉक करते हैं जब हमारे पैसे को, तो वो होता है FD डिपॉजिट, ठीक है। इस पर बैंक क्या करती है, बहुत कम ब्याज प्रदान करती है आपको, ठीक है। लेकिन जब आप या कोई अगला आदमी बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए, तो बैंक उसको बढ़ी ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड करेगी। जैसे मान लीजिए आपने गए तो 1% आपको दिया उसने डिमांड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट, और जब आप ही लोन लेने गए उससे, कम से कम जो ब्याज दर है वो होम लोन पे है, तब भी वो आपको 8.5 से 11% के बीच में फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी। अपने ई का हमारा पैसा तो जमा है, हमको कम ब्याज दर दे रहे हो, और हम जब मांगने आ रहे हैं तो हमको से तुम इतना ब्याज दे रहे हो। तो बैंक का नहीं 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 नहीं, हम ऐसे ही काम करते हैं, हमको भी ऊपर पैसा देना होता है, ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। तो ये जो इंटरेस्ट का जो गैप आता है, इसी से कॉमर्शियल बैंक अपना काम चलाती है, ठीक। अब होता क्या है, नॉर्म्स RBI ने तैयार किए हैं, क्या तैयार किए हैं, जैसे आप लोग जब नौकरी में आएंगे तो कमाएंगे, और कमाने के साथ साथ कुछ ना कुछ पैसा तो घर भेजेंगे, कि सारा खुद खा जाएंगे, कुछ ना कुछ तो भेजेंगे पैसा। तो जो पैसे आप अपने मम्मी पापा को पैसा देते हैं, उसी तरीके से RBI ने कहा, देखो मैं तुम्हारे माई बाप हूं, मुझे कुछ सर्टेन अमाउंट में पैसा चाहिए, जाऊं तुमको देख पड़ी तुरंत है। तो कॉमर्शियल बैंक कहते हैं ठीक है भैया हम पैसा दे देंगे। तो जितना पैसा कॉमर्शियल बैंक RBI को देती हैं, उसे हम लोग कहते हैं CRR। और यह पैसा किस रूप में होगा, यह पैसा होगा कैश रूप में, इसीलिए इसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। कि अगर तुमने 100 करोड़ कमा लिए हैं, मान लो तुम्हारी 10,000 रुपया तनख्वाह है, तुम्हारे माँ बाप कहेंगे देखो बेटा 10% हमको चाहिए, 1,000 रुपया तुम हमको हर महीने भेजोगे। तो वैसे ही जितना पैसा होता है उसका एक सर्टेन अमाउंट जो होता है वो कॉमर्शियल बैंक को कहाँ जमा करना होता है, RBI में, जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर हो गया होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद अम्मा पापा कहते हैं बेटा सुनो 10% हमको भेजो और 25% अपने पास रखो, हम चेक करेंगे तुम्हारे खाते में 3 महीने में। मुझे अपने घर की याद आ रही है, घर वाले कहते हैं 3 महीने में हम चेक करेंगे तुम्हारे खाते में इतना पैसा हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारी इतनी तनख्वाह है, इतनी तनख्वाह के बाद कम से कम इतना पैसा बचाओ कि जब तुम्हारा हाथ पैर टूट जाए तो तुम अस्पताल में एडमिट हो जाओ, कम से कम किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, पूरा पूरा पैसा तुम उड़ा जाते हो, ठीक है।
तो यहां भी आरबीआई यही कहती है कि तुम कुछ अमाउंट अपने पास भी सेव करके रखो, जब कोई विषम परिस्थिति तुम्हारे सामने आती है तब उस पैसे का यूज कर लेना, लेकिन मुझसे पूछे बिना तुम उसका यूज नहीं करोगे। तो वो पैसा जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती हैं उसको कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कैश के रूप में होना कंपलसरी नहीं है, ये कैश भी हो सकता है, गोल्ड के रूप में हो सकता है, किसी बॉन्ड के रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। उसे हम क्या कहेंगे? SLR। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? SLR। जब बैंकों ने अपने पास रखा एक सर्टेन अमाउंट कैश, गोल्ड, बॉन्ड के रूप में, तो वो SLR है। और जब उसे किसने कहा? आरबीआई ने कहा कि एक सर्टेन अमाउंट मुझे पहुंचाना है, तो वो क्या है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो हो गया। अर्थात अगर ये 100 करोड़ कमा रही है तो आरबीआई ने कहा कि 4% आप हमको दोगे, यानी इससे 4% का मतलब हो गया 4 करोड़ रुपए आपको आरबीआई को देने हैं। क्या इन 4 करोड़ पे आरबीआई कुछ देगा बैंकों को? तो 1 रुपया नहीं देगा। अम्मा पापा कहेंगे तुमका जीवन भर हम पढ़ाए हैं, अब तुम हमसे यही कहोगे कि जितना पैसा दिया उस पर हमें इंटरेस्ट दो? कुछ नहीं देता है वो। और एसएलआर क्या है कि बैंक विषम परिस्थितियों के लिए अपने पास जो पैसा जमा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एसएलआर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? व्हाट इज सीआरआर एंड व्हाट इज एसएलआर? अब मुझे लगता है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, अब यहां पर अगली चीज आई है रेपो रेट। मजा आएगी, अभी देखिएगा रेपो रेट क्या है। ठीक, तुम बड़े हुए और तुमने गाड़ी खरीदी, तुमने घर खरीदा, तुम्हारा सारा पैसा का हुआ ईएमआई पे कट रहा है। ठीक, और तुम्हारे पास कोई विषम परिस्थिति आ गई, कोई दोस्त आया, कहा रजत भाई ऐसा है कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। रजत का तो सारा पैसा कट गया ईएमआई में, तो रजत किसके पास फोन करेंगे? अपने माई बाप के पास, आरबीआई के पास। आरबीआई से कहेंगे मम्मी पापा थोड़ा पैसा हमको दे दो, दोस्त को जरूरत है, हम तुमको लौटा देंगे। अच्छा, ऐसे तो नहीं देंगे बेटा, कुछ ना कुछ तो हमको इंटरेस्ट देना होगा। अब तुम बड़े हो गए, तुम खुद कमाने लगे हो, तो ऐसे फ्री में तो नहीं देंगे, तो हम तुमको लोन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? लोन दे रहे हैं। और ये लोन तुम हमको जब लौटाओगे तब तुम्हें इतना ब्याज हमको देना पड़ेगा। यानी वो पैसा जो आरबीआई लोन के रूप में किसको प्रदान करता है? कॉमर्शियल बैंक को। उसे और जिस रेट पर वो लोन प्रदान करता है उसे हम लोग क्या करते हैं? रेपो रेट। ठीक है, अर्थात अभी रेपो रेट कितना था? 6.25% है ना, 6.5%। ठीक, तो अभी जो 6.5% है रेपो रेट, इसका मतलब क्या हुआ? जब खाना खा के तुरंत पढ़ने नहीं आना चाहिए। जब रेपो रेट 6.5% का मतलब क्या है कि जब बैंक आरबीआई के पास लोन मांगने जाएंगी तो आरबीआई 6.5% के ब्याज दर से कॉमर्शियल बैंक को क्या करेगा? लोन प्रदान करेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब बात करते हैं रेपो रेट, एसएलआर और सीआरआर का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे भी बात कर सकते हैं। करेक्ट? तो होगा ये, आपने गए कॉमर्शियल बैंक गई और कॉमर्शियल बैंक जा करके आरबीआई से लोन मांगी। ठीक, लोन मिल गया। अब आप बताइए, अभी लोन 6.25% था, या मान लीजिए 6.5% था लोन। ठीक,
तब मैं चला जाऊंगा अपने माई बाप से पैसा मांगने कि दे दो मुझे तो उसको देना है। लेकिन घर वालों ने कहा बेटा तुमने पिछली बार वापस नहीं किया था, ऐसा करते अब तुमको 10% पे देना है, 10% ब्याज दर देना है। तो क्या मैं जाऊंगा लोन मांगने? हो सकता है ना जाऊं, और अगर मैं जाऊंगा भी तो उस समय के लिए तो मेरी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, अर्थात बैंकों की तरलता बढ़ जाएगी, लेकिन आगे जाकर के तरलता कम भी तो होगी जब ब्याज दर देंगे। कहने का मतलब यह है कि जब ब्याज दर बढ़ जाएगी तो बैंकों में क्या होगा, पैसा मान के चलिए कम होगा। जब बैंकों को पैसा ऊंची ब्याज दर पर मिल रहा है तो बैंक हम लोगों को भी पैसा क्या करेंगे, ऊंची ब्याज दर पर देंगे। तो जो बहुत जरूरी काम होगा तभी हम लोन लेंगे, वरना लोन नहीं लेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा क्योंकि ब्याज दर क्या है, ऊंची। कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई ने लोन ऊंची ब्याज दर पे दिया, जिससे क्या हुआ, कॉमर्शियल बैंक ने अपने यहां भी आम आदमी को जो लोन दिया वो हाई रेट पे दिया। तो आम आदमी को बहुत नीड होगी तभी वो लोन देगा, वरना वो लोन नहीं देगा। यानी मार्केट में पैसा कैसे कम पहुंचेगा, जब मार्केट में पैसा कम है, यानी यहां पर हम किसको, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। जब मार्केट में पैसा कम है, लोगों के पास पैसा कम है, तो खरीद कम होगी। जब खरीद कम होगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम हुई और सप्लाई बढ़ी तो चीजों की कीमत क्या होगी, गिर जाएगी, अर्थात महंगाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक रेपो रेट से यह फर्क पड़ा, महंगाई कम हो जाएगी, अर्थात महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, अर्थात रेपो रेट को सीधे सीधे साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखे तो रेपो रेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन्फ्लेशन के, अर्थात जैसे जैसे रेपो रेट को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे महंगाई दर को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। और जैसे जैसे रेपो रेट कम होगा, नहीं सॉरी, ठीक है, अर्थात रेपो रेट का जब हम यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, महंगाई जिससे हमारी नियंत्रित रहे। अभी तक बात यही रही थी कि गवर्नमेंट हो सकता है रेपो रेट में कमी ला दे, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं लाई। अच्छा, कमी ला क्यों नहीं रही है, मजे की बात, रेपो रेट में 6.5% रखा है, रेपो रेट में कमी नहीं लाई। क्यों नहीं कमी लाते हैं भैया, तो गवर्नमेंट कहती भैया महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई को हमें कम करना है, इसीलिए हम 6.25% पर ही ला रहे हैं, समझे आप, सॉरी 6.5% पे ला रहे हैं हम, जिससे कि महंगाई कम हो जाए। बहुत ज्यादा महंगाई पड़ गई, अच्छा ठीक, तो ये बताइए कि अभी आपने सरकारी कर्मचारी को डीए 4% से 3% जो किया है वो क्या किया है। जब आप बोल रहे हो कि हम रेपो रेट कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें महंगाई को कम करना है, तो डीए काहे कम कर रहे हो भैया, है आदमी वेतन कम दे रहे हो और बता रहे हो महंगाई बढ़ गई है। डीए जो होता है वो कहीं ना कहीं महंगाई से सीधे कनेक्टेड होता है। डीए ने आपने 4 से 3% कर दिया और आप कह रहे हो कि महंगाई कम हो रही है, और यहाँ पर दिख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, तो आप कर क्या रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। डीए अलाउंसेस और पे कमीशन भी नहीं ला रहे हैं, मतलब महंगाई भी मार्केट में बढ़ जा रही है और आदमी के पास में तनख्वाह कम दो तो आदमी फांसी लगा दे, करेगा आदमी। सब सोचने वाली बात है। एक तरफ आप कह रहे हो कि मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हम रेपो रेट को कम नहीं कर रहे हैं, तो महाराज डीए काहे कम कर रहे हो, पे कमीशन काहे नहीं ला रहे हो, वेतन काहे नहीं बढ़ा रहे हो, मार डाल रहे हो सरकारी कर्मचारी का, फिर कहते हो महंगाई भी नियंत्रित कर रहे हो। हम का कद्दू नियंत्रित कर रहे हो। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन फूड प्रोडक्ट पर है,
आदमी खाएगा नहीं तो क्या कैसे जिएगा भाई। और ऐसे ही एसएलआर और सीआरआर भी होता है, अर्थात जैसे जैसे एसएलआर और सीआरआर दोनों को बढ़ा दिया जाता है तो तुमको क्या लगता है बैंकों के पास पैसे में कमी नहीं आएगी? जब बैंक में पैसे की कमी होगी, जब बैंक में कमी होगी पैसे की, तो बैंक फिर से क्या करेंगे, ऊंची दर पर क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। फिर जब ऊंची दर पर लोन प्रोवाइड करेंगे तो लोन लोग कम लेंगे और मार्केट में पैसा क्या होगा, कम जाएगा। और जब मार्केट में पैसा कम रहेगा तो लोग चीजें कम खरीदेंगे और महंगाई क्या होगी, नियंत्रित होगी। ठीक, समझ में आई बात? इन तीनों में से हम अगर किसी को भी बढ़ाते हैं तो महंगाई नियंत्रित होगी, अर्थात महंगाई को हम, मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखा तो इतनी गुस्सा आई कसम से बता नहीं सकते। The RBI maintains repo rate at 6.5% since फरवरी 2023. The standing deposit facility rate remains 6.25%. ठीक है, और 4% पे इन्होंने किसको रखा हुआ है, सीआरआर। चलते हैं आगे। अन्न चक्र प्लेटफॉर्म, फूड और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ने अन्न चक्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे पीडीएस की एफिशिएंसी, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, इसकी एफिशिएंसी मजबूत होगी। और इन भाई साहब का कहना है कि इससे साल में लगभग 250 करोड़ रुपया बचत होगी। 250 करोड़ रुपया बचत होगी। जीएसटी हम आंकड़े पढ़ते हैं, ये इस पिछले 3 सालों से सबसे ज्यादा जीएसटी जमा हुई। खर्चा करो भाई, खर्चा हथियार खरीदने पे कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, कर्मचारियों को कुछ नहीं दे रहे हो। चलो ठीक है, तो पीडीएस सिस्टम में 250 करोड़ रुपए की ये बचत करेंगे। और इसका जो ये होगा, ये ऑनलाइन एल्गोरिथम पे काम करेगा। इसका काम क्या होगा कि फार्मर से लेकर के जो फूड शॉप होती है, इसके बीच में, अर्थात इसको एक एक प्रोसेस के साथ गुजारा जाएगा और फिर उसमें क्या होगा, यानी हर जगह पर उसकी मॉनिटरिंग होगी, जिससे शॉर्टेस्ट रूट से हम क्या करेंगे, ग्रेन्स को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे 250 करोड़ रुपए की बचत होगी। ठीक है, तो ये अन्न चक्र प्लेटफॉर्म किसका है, ये इंपॉर्टेंट है, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर का है, जो कि किससे रिलेटेड है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, प्रोजेक्ट सेविंग 250 करोड़ एनुअली। ठीक, अरावली ग्रीन वॉल, जैसे बार बार मैं अफ्रीका बनाने का प्रयास करता हूं, तो वन मेरे से जाता है, हाँ कुछ बना, वन मेरे से जाता है, बना मास्टर देता है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर अफ्रीका का ये साहिल वाला रीजन है। ठीक है, जहां पर मरुस्थलीकरण है, तो इस साहिल वाले रीजन के मरुस्थलीकरण को ये और ज्यादा प्रसारित ना हो, इसके लिए ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चला था अफ्रीका में। ठीक है, उसी ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के एवज में भारत ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिससे जो अरावली है, इसका जो डिजर्टिफिकेशन है, अर्थात मरुस्थलीकरण है, वो रुक जाए, या कह सकते हैं उसको कम भी करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे इसका मरुस्थलीकरण और अधिक ना बढ़े। ठीक है, इसको कम करने का प्रयास किया जाएगा, किसके तहत, अरावली ग्रीन वॉल के तहत। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात अपना अपना योगदान प्रदान करेंगे। कहां पर यह कहा गया है, COP 16 में। At the 16th Conference of Parties of the United Nations Convention to Combat Desertification held in Riyadh, India presented the Aravali Green Wall Project. COP 16 जो रियाद में हुआ था, वहां पर इंडिया ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया है। ठीक है, क्या करेगा ये अरावली रेंज में जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकने का प्रयास करेगा। जो
ये इंस्पायर कहाँ से है? तो ये अफ्रीका की जो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है उससे इंस्पायर है। ठीक है, लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, काफी न्यूज है। फ्लेमिंगो आर बैक्ड इन पुलिकट लेक। इसमें आपको ढूंढना है पुलिकट लेक कहां पर है। ठीक है, एक्चुअली ये आंध्र प्रदेश में है, दो स्टेट के बॉर्डर के बीच में है, वहां पर फ्लेमिंगो आई है। फ्लेमिंगो में दो फ्लेमिंगो इंडिया में मिलती है, ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो, जिसमें से लेसर फ्लेमिंगो जो है वो क्रिटिकली डेंजर्ड में है IUCN की लिस्ट में। ठीक है, तो इसके बारे में और फ्लेमिंगो देख लीजिएगा, गर्दन उसकी एस की शेप की होती है। ठीक है, उसकी फोटो एक बार देखिएगा जिससे आपके दिमाग में आ जाए। अब आते हैं IR में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बीच में अंतरराष्ट्रीय दुनिया में क्या हुआ, आइए देखते हैं दुनिया की खबर। नहीं, और अब खबर नहीं, विस्तार से तो हो चुका, क्या होता है अब देखते हैं दुनिया की खबर, ऐसे करके कुछ न्यूज वाले बोलते हैं। तो अभी अभी भूटान के जो प्रधानमंत्री जी हैं, या सॉरी प्रधानमंत्री का, भूटान के किंग भारत के दौरे पे आए हैं, जिस जो कि इंडिया भूटान रिलेशनशिप को और अधिक ऊंचाई पर लेकर के जाता है। इसमें हुआ क्या है कि एक्चुअली हम जानते हैं कि हम भारत के जो चारों तरफ अदर हैं, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश में अलग चल रहा है, चाइना से हम संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की तो बातें अलग है। तो इस तरीके से कई सारे हमारे बॉर्डर के बीच में अच्छे नहीं चल रहे संबंध, लेकिन वहीं भूटान के साथ हमारे संबंध ठीक ठाक चल रहे हैं। तो क्यों ना हम उसके ही संबंधों को मजबूत करें, और उसी मजबूत करने के क्रम में अभी भूटान के किंग यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, PDF डाल दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि ये क्या क्या चीजें हुई थी। अब हम देखते हैं, शेख हसीना ने अभी भाषण दिया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने क्या हुआ है कि वहां पर काफी ज्यादा शेख हसीना ने कहा है कि जियोसाइड किया। अभी तक शेख हसीना कुछ बोल नहीं रही थी, अब शेख हसीना ने बोलना शुरू किया जब 1 महीने बाद ट्रंप को आना है। शेख हसीना समझ रही हैं कि वहां पर हिंदू, और शेख हसीना ने अपने जो भाषण दिया है उस भाषण में केवल और केवल हिंदुओं की बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद यूनुस पद के बहुत भूखे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा नरसंहार केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि वहां पर क्रिश्चियनिटी, जैन, सिख, जितने एथनिक ग्रुप रहते हैं सबके साथ शोषण किया है। इसके साथ भारत की क्या चिंता बढ़ रही है? भारत की चिंता ये है कि अब जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार ने क्या किया है कि पाकिस्तान से जो भी चीजें आती हैं उन पे इंस्पेक्शन करना भी बंद कर दिया है कि कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं आ रही हैं। हो सकता है आर्म्स भी आ रहे हो। इसके अलावा पाकिस्तान से जो वीजा मिलता है उसको भी उन्होंने बहुत ईजी कर दिया है। ये सारी चीजें दिखा रहा है कि ये आर्म फोर्सेस अपनी तैयार कर रहे हैं। कौन तैयार कर रहा है? मोहम्मद यूनुस तैयार कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। इतने सारे नरसंहार जिसको सभी लोग कह रहे हैं, ठीक है, यूरोपीय यूनियन से लेकर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी कह रहे हैं हाँ बांग्लादेश में कई सारी चीजें हुई हैं, एस्कॉन टेम्पल को लेकर के विवाद हुआ है, लेकिन मोहम्मद यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक सिरे से नकार दिया है। उसके बाद शेख हसीना का ये बयान आता है। शेख हसीना अभी तक कुछ नहीं बोलती हैं। एक्चुअली क्या होता है अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस समय पर आप प्रहार कर रहे हैं, और इस समय पर प्रहार किया है जब 1 महीने बाद क्या होता है, 1 महीने बाद ट्रंप आने वाले हैं। तब उन्होंने क्या किया, ट्रंप की जीत के बाद उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस पद के बहुत भूखे हैं, उन्होंने पद के बहुत लोलुप है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पद को प्राप्त किया है और वो नरसंहार कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने वहां पर बांग्लादेश में इलेक्शन भी कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं। बांग्लादेश की सिचुएशन कुछ इस तरह की चल रही है और भारत के लिए तैयार रहने का विषय है जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस की सरकार कार्य कर रही है। हालांकि इनको पीस का पीस में नोबेल प्राइज मिला हुआ था मोहम्मद यूनुस को, लेकिन जिस हिसाब से ये कार्य कर रहे हैं तो इनको कम प्राइज नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दमिश्क, सीरिया का भी हाल, अरे मतलब क्या चल रहा है वर्ल्ड में। लेबनान हिजबुल्लाह का अलग चल रहा है इजराइल से, इजराइल पैलेस्टीन अलग चल रहा है।
जॉर्जिया में अलग चल रहा है, सूडान में अलग चल रहा है, ये दमिश्क में पहुंच चुके हैं, सीरिया में अलग चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, बांग्लादेश का अलग हाल खराब है, ठीक है, साउथ कोरिया वाले कुछ नहीं तो बैठे बैठे लगा दे रहे हैं, मार्शल लॉ लगा दे रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में आग लग रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तो शुरुआत नहीं है। अब यहाँ पर इंडिया को जियो पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से खेलना पड़ेगा, यहाँ पर इंडिया को बहुत अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। किस चीज के लिए? इस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वो इस सिचुएशन में किस तरीके के कार्य करती है, किस तरीके से वो शांति को बहाल करने का प्रयास करती है। तो ये सीरिया है, यहां पर स्टार्टिंग में ये पूरी सीरियाई सरकार थी, ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या था, सीरिया का विद्रोही ग्रुप था, ठीक है। इस विद्रोही ग्रुप और यहां पर जो इस विद्रोही ग्रुप का नाम था तहरीर अल शाम, तहरीर अल शाम, और यहां पर थी असद गवर्नमेंट, ठीक है, असद गवर्नमेंट, ठीक है। और यहां पर जो था ये वाला एरिया कह सकते हैं ये कुर्द का क्षेत्र था, ठीक है। और यहां पर कुछ में अलग सीरियाई विद्रोही गुट काम कर रहे थे, ठीक है। और ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं यहाँ तुर्की के कुछ सीरिया के अंदर विद्रोही गुट काम कर रहे हैं। इस तरीके से सीरिया में कई सारे विद्रोह काम कर रहे थे एक साथ। तो होता ये है यहाँ पर जो तहरीर अल शाम होता है ये असद के खिलाफ हथियार उठा देता है और अलेप्पो शहर पे क्या करता है, कब्जा कर देता है। उसके बाद वर्तमान में स्थिति ये पता चल रही है कि दमिश्क तक में जाकर के इन्होंने कब्जा कर लिया है और यहाँ से सबको उखाड़ फेंक कर दिया है पूरे पूरे सीरिया में असद गवर्नमेंट को, और फिर यहाँ पर अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया है। सीरिया विद्रोही समूह ने अलेप्पो, हमा और होमा शहरों पर कब्जे के बाद राजधानी दमिश्क में भी प्रवेश कर लिया है और विद्रोहियों ने सीरिया की आजादी की भी घोषणा कर दी। उनका कहना है कि तानाशाही राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं, उनको मार भी दिया गया है, कुछ ऐसी बातें आ रही हैं। और तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोही देश के उत्तर में एक के बाद एक इलाकों पर क्या करते जा रहे हैं, कब्जा करते जा रहे हैं। तो ये हुआ क्यों है? तो जो अलेप्पो असद का मदद कर रहे थे ईरान और रशिया, ठीक है। हुआ ये कि अब अलेप्पो शहर आने से ये टर्की को ज्यादा मजबूती मिल गई है, ठीक है, क्योंकि ईरान क्या करता था, ईरान इसी यहाँ से ईरान जो था, ईरान यहाँ से होते हुए और वो क्या करता था, लेबनान में हिजबुल्लाह को क्या करता था, पहुंचाता था अपने हथियार, ठीक है। कहां पर? असद से होते हुए। अब असद और इजराइल क्या चाहता था और यूएसए क्या चाहता था कि ये कुछ समय के लिए ही रहेगी, मतलब ये जो है आपकी तहरीर अल शाम जो है, तहरीर अल शाम क्या होगी कि यहाँ पर वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगी। इस वर्चस्व स्थापित करने के बाद क्या होगा, थोड़े समय के लिए ईरान जैसे कंट्रीज जो होंगे वो शांत हो जाएंगे। तो इजराइल और अमेरिका चाहता था कि इस पूरे एरिया पर ये तहरीर अल शाम अपना अपना नियंत्रण पाले, जिससे कि यहाँ पर लेबनान कमजोर पड़ जाए और फिर वो अपना सारा ध्यान पैलेस्टाइन की तरफ कर ले, गाजा की तरफ कर ले, उस तरफ कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं, ये सारी चीजें दिखा रही है कि यहाँ पर जो उत्पन्न हुई है स्थिति, ये कई सारी कंट्रीज की देन है, चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन हो, चाहे वो ईरान हो, ठीक है। तो एक ग्रुप है वो अलेप्पो का सपोर्ट कर रहा है, तहरीर अल शाम का, जिसने अलेप्पो शहर पर कब्जा किया, और एक असद गवर्नमेंट में, जिसमें अब असद गवर्नमेंट हारती हुई नजर आ रही है। तो दमिश्क तक में सीरिया में पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है किसने, तहरीर अल शाम ने, ठीक है। जॉर्जिया में क्या हुआ? जॉर्जिया में ईयू में शामिल करने के प्रयासों में जो ही वार्ता से उससे सरकार ने क्या किया है, सरकार ने कहा था हम इस पर बात नहीं करेंगे। इससे जॉर्जिया की पब्लिक सड़कों पर उतर आई और उसने प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए। इस प्रदर्शन में क्या हुआ, 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को जॉर्जिया की पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर से फोटो वीडियो देखिएगा, बड़ी अजीब दिखाई देती है कि वहां से पुलिस वाटर गन तैयार कर रही है और यहाँ से ये लोग
चिंगारी फेंकने वाले गन का प्रयोग कर रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक कि जो जॉर्जिया की जो पुलिस है उसने आंसू गैस जैसी चीजें भी फेंकी थी। ठीक है, जॉर्जिया में अलग आग चल रही है। तो हो गया है, एक बार रिवीजन मार देते हैं हमने क्या क्या चीजें देखी हैं। तो सबसे पहले फटाफट देखते हैं 10 मिनट के अंदर और फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। तो देखिए इतनी जल्दी 1 से 1.5 घंटे में एक दिन की वीडियो हम ब्रीफली भी बता सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि बहुत बड़ा हो जाएगा, चीजें याद नहीं रहेंगी, वन लाइनर चीजें आपको याद रहेंगी और क्वेश्चन, मेन मकसद है कि आप क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, इसीलिए उतनी चीजें बताई हैं जितनी चीजें आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और चीजें आपको याद हो पाए, इस तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हमने जो देखा है वो सारेस को देखा था, जो कि किसके बीच में थी, कोची तट पे हुई थी। ये कैसी थी, मैरीटाइम एक्सरसाइज थी, किसके किसके बीच हुई थी, सॉरी किसके बीच हुई नहीं थी, इंडिया की ही थी। ऐसे से हमने किसको देखा था, सिक्योरिटी को, और आरई से हमने देखा था रेस्क्यू, अर्थात सिक्योरिटी और रेस्क्यू की ये एक्सरसाइज थी जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट कर रही है। कहां पर कर रही है, कोची तट पर कर रही है। अगली खबर वो क्या होता है, वो 100 मिनट्स का वैसे ही पढ़ते हैं। ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम, भारत के संस्कृति मंत्रालय की पहल। भारत में जितने भी सांस्कृतिक फेस्टिवल हैं जैसे फोक आर्ट, ट्रेडिशनल म्यूजिक, इन सबको भारत करेगा मदद। कैसे करेगा, तो देश के बाहर जो दूसरे आर्टिस्ट हैं उनको ग्रांट और ग्लोबल फाइनेंशियल मदद प्रदान करेगा भारत। कुरोगा जनजातीय समुदाय केरल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन स्माइल को चलाकर पट्टे पर दी भूमि। बात करते हैं कुरोगा जनजातीय समुदाय की, तो ये एक पीवीटीजी ग्रुप है जिसकी भाषा है तुलु। ये अपना जीवन बांस, बेट, टोकरी आदि बना करके करते हैं। ये मात्र सत्तात्मक है और ये टोना टाटका भी करते हैं। इसके अलावा देवता को प्रसन्न करने के लिए ये ड्रम और बांसुरी आदि चीज को गा गा करके अपनी संस्कृति को एंजॉय करते हैं। एकलव्य डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग, ठीक है, सीडीएस आर्मी ने लॉन्च किया है अपने ऑफिसर को ट्रेनिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एकलव्य डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसका निर्माण किया गया है BISAN ने, जिसका पूरा नाम भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू संचार विज्ञान संस्थान है। चलते हैं आगे। रामेश्वरम में बना है एक पंबन ब्रिज। पुराने पंबन ब्रिज के पैरेलल ही रामेश्वरम में बनेगा दूसरा पंबन ब्रिज। ये पंबन ब्रिज 550 करोड़ के व्यय के साथ बनेगा, जिसे रेलवे विकास निगम लिमिटेड बनाएगा। पुराना ब्रिज 24 फरवरी 1914 को बना था और जहां पुराना ब्रिज कुछ इस तरीके से खुलता था, वहीं नया वाला ब्रिज वर्टिकल रूप से ऊपर उठेगा और फिर जहां नीचे निकल जाएगा फिर वापस हो जाएगा, वो खुल के आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, अर्थात देश का पहला वर्टिकल सी लिंक ब्रिज होगा। कौन सा, रामेश्वरम का पंबन ब्रिज 2.0। वाधवन पोर्ट भारत के लिए होगा बहुत महत्वपूर्ण। यहां पर इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जाएगा। इसके अलावा ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो 2034 में बन करके तैयार होगा, जिसमें 76,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और ये भारत में जो कंटेनर कैपेसिटी है इसको भी कर देगा दोगुना। वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है ऑक्सफोर्ड ने ब्रेन रोट को। दिमाग का सड़ जाना है इसका अर्थ। ज्यादा सोशल मीडिया की चीजों का इस्तेमाल करने से घट रही है बच्चों और मनुष्यों में कॉग्निटिव एबिलिटी, अर्थात कोई नयापन करने की एबिलिटी कम हो रही है। रमप्पा टेम्पल 2021 में जिसे मिला था 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। रमप्पा टेम्पल का आर्किटेक्चर का निर्माण करने वाले के नाम पर रखा गया था रमप्पा टेम्पल। ये रमप्पा टेम्पल तेलंगाना में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है, जिसका निर्माण 1213 में काकतीय वंश के शासक गणपति जी ने किया था और वर्तमान में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है लोन, ठीक है, स्टेट और यूनियन कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत। आगे देखते हैं सिम्बेक्स एक्सरसाइज को। सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और कंबोडिया के बीच में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कहां पर हुई है, पुणे में हुई है। इसके बाद डिजिटल फार्मर आईडी, भारत केंद्र सरकार डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसानों को डिजिटल पहचान पत्र प्रदान करेगा, जिसमें उनकी कई सारी डिटेलों को, जैसे उनकी भूमि को आदि को रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड और उनका जो एमएसपी मूल्य होता है, ये सारी चीजें उनको बहुत जल्दी मिल सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार
किसानों का डिजिटल फार्मर आईडी बना रही है। ऑक्सफोर्ड स्टडी ने प्रगति स्कीम की तारीफ की है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग टाइम पर कंडक्ट हो पाता है। इसके बाद हमने देखा था अजमेर शरीफ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में किस प्रकार का विवाद था, ठीक है, और किस प्रकार से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में भी कई सारी पीआईएल पड़ी थी, इस पे भी बात की थी। इसके बाद हमने देखा 2 टाइगर रिजर्व जो कि एमपी के थे, अब टाइगर रिजर्व घोषित हो गए। 2 नेशनल पार्क, गातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। जिसके बाद गातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत का 57वां टाइगर रिजर्व होगा और माधव नेशनल पार्क 58वां टाइगर रिजर्व होगा। और एमपी के अंदर बात करें तो गातापानी 8वां टाइगर रिजर्व होगा और माधव 9वां टाइगर रिजर्व होगा। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर हुआ है, जो कि इंडिया और सिंगापुर आर्मी के बीच में हुआ है। कहां पर कंडक्ट हुई है? महाराष्ट्र में कंडक्ट हुई है। इसके अलावा हमने देखा कि यूएस ने के साथ भारत ने $1.7 बिलियन की डील को मंजूरी दी है, जो MH-60R हेलीकॉप्टर के पार्ट्स को उसे कह सकते हैं और मॉडिफाई करेगा। और ये कैसा हेलीकॉप्टर है? ये एंटी सबमरीन एंटी सर्विस वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है। इसकी डील 2020 में ही हो गई थी, जिसमें अभी तक 9 हेलीकॉप्टर हम प्राप्त कर चुके हैं। अगला हमने देखा एक्सरसाइज हारीमाऊ, इंडिया और मलेशिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, जो कि पहान डिस्ट्रिक्ट में संपन्न हुई है। प्रोबा 3 मिशन पर हमने विधिवत बात किया था, किस प्रकार से सूर्य ग्रहण को लगाने के बाद भारत के द्वारा PSLV C-59 से इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये भारत के सैटेलाइट नहीं है, इसका निर्माण यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इटली, स्पेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड जैसे देशों ने योगदान करके इसका निर्माण किया था, जिससे हम सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेंगे और उसकी विशेष चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमने फाइनेंस कमीशन पे विधिवत दिया कि आर्टिकल 288 में सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आता है। अरविंद पंगड़िया जो है वो 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। इसके अलावा हमने देखा कि इस आर्टिकल में जो बात की गई थी वो यही की गई थी कि किस प्रकार से गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा कहा गया था। फिर हमने रेपो रेट को देखा, रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। गवर्नमेंट महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को चेंज कर रही, 6.5% पर कर रही, लेकिन उसने CRR को कम करके 4% पर लिया है। अरुणाचल प्लेटफॉर्म फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से संबंधित है, जिससे 250 करोड़ रुपए सालाना बचत होगी। ये जो होगी कह सकते हैं कि ये फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है हमारा, उसमें किसान से लेकर के बिक्री के स्थान तक प्रॉपर मॉनिटरिंग के द्वारा हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और इसको 250 करोड़ रुपए की बचत करेंगे। अरावली ग्रीन वॉल जो साउथ अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है, उससे हम प्रभावित होकर के COP16 हुई है, जो कि कहां पर, रियाद में। वहां भारत ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को अपना पेश किया है, जहां पर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली मिलकर के जो अरावली का मरुस्थलीकरण है इसको और आगे बढ़ने से रोकेंगे। इसके बाद देश दुनिया से जुड़ी खबरें हमने देखी, जिसमें इंडिया के जो भूटान के जो किंग है वो भारत आए हुए हैं दौरे पर, और भारत आए हुए हैं। फिर शेख हसीना ने अभी भाषण दिया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल ने न्यूयॉर्क के वीडियो में लिंक के जरिए हसीना के संबोधन दिया है और ये भी कहा है कि उन्होंने बांग्लादेश में इस संबोधन को प्रसारित करने से रोक भी दिया गया है। और दमिश्क में कई सारे विद्रोही पहुंचते हैं तहरीर और शाम के, और वो पूरे के पूरे दमिश्क पर भी कब्जा कर लेते हैं। इसके पहले वो अलेप्पो, हना और होम शहरों पर भी कब्जा कर चुके थे, जिससे असद सरकार यहां से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद जॉर्जिया में जो हुआ, यूरोपियन यूनियन की वार्ता में रोकने पर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और 100 से ज्यादा लोगों को सरकार ने गिरफ्तार किया है और उन पर वाटर गन और आंसू गैस जैसी चीजें छोड़ने की स्थिति भी स्पष्ट हो गई है। इस तरीके से हमने हफ्ते भर की इंपॉर्टेंट खबरों को देखा। शायद लगभग 1.5 घंटा हो गया होगा। 1.5 घंटा में हमने वीकली करंट अफेयर्स को निपटा दिया है। मुश्किल से मुझे लग रहा है कि अगर आप इंपॉर्टेंट लिख रहे होंगे तो 3 पन्नों में ही चीजें पूरी निपट रही होंगी। इसी तरीके से वीकली करंट अफेयर्स हम लेकर आएंगे आपके लिए। आपको लेकिन एक काम करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। थैंक यू वेरी मच।